गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एमडीएम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। एक बार फिर हम आपके सामने प्लस वन क्लास हिस्ट्री का तो पता जैसे कि चैप्टर चला हुआ है काफी दिन से, इस्लाम का उदय एवं विस्तार। आज हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 7 में। आप पार्ट 7 में देखेंगे कि जब इस्लाम का उदय विस्तार में इसका स्थापत्य और विकास के क्या क्या कारण थे। इसमें जब स्थापत्य किसी चीज की स्थापना होना और उसका डेवलपमेंट होना ये कैसे हुआ, और उसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि शुरुआती विकास क्या है कैसे नहीं। पहले पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ द आर्किटेक्चर क्या था। स्थापत्य का विकास क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द आर्किटेक्चर। किसी भी सभ्यता व संस्कृति की ऊपरी पहचान, किसी भी सभ्यता या संस्कृति के जो ऊपर की पहचान है वो हमेशा क्या कहलाती है? स्थापत्य कहलाती है। स्थापत्य का अर्थ पता लग गया बेटा? किसी भी सभ्यता व संस्कृति की जो ऊपर की पहचान है हमेशा क्या कहलाती है? स्थापत्य कला कहलाती है। इस्लाम की धर्म के रूप में जब इस्लाम की धर्म के रूप में स्थापना के कुछ ही दिनों बाद एक अलग तरह के भवन बनने शुरू हो गए, और जो भवन थे उस समय वो ऐसे ऐसे पोल खंभों पर खड़े होते थे। 10वीं शताब्दी तक इनकी एक शैली उभर कर सामने आई। जब 10वीं सदी का समय आया तो एक शैली उभर कर सामने भी आई जो विश्व में विस्तृत रूप से देखी जा सकती है। जो ये भवन थे स्पेन, मध्य एशिया तक, फिर भले ही अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में क्यों न हो, इसे बनावट के तौर पर ही देखा जा सकता था। और जब इनकी बनावट होती थी बेटा, कहीं ना कहीं इनमें समानता भी दिखाई देती थी। क्यों? आपको पता है जो कोई भवन बनाएगा सारा एक सेम तो होता नहीं, कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी दिखाई देता था। ये भवन सार्वजनिक, आवासीय, धार्मिक, व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक सभी प्रकार की थी। फिर भी पहचान के तौर पर आने वाले जो भवन थे, मस्जिद थी, मकबरे थे, खुले आंगन थे और मेहराब थे और महल थे, वो भी गुंबद किनारे के ही मुख्य बिंदु रहे थे। डेवलपमेंट ऑफ द आर्किटेक्चर में आगे उसने बताया कि जो उसका शुरुआती विकास था वो कैसा था। शुरुआती तौर पर जब आरंभ का समय शुरू हुआ तो ध्यान दें तो इस्लाम की पहली शताब्दी में, जब इस्लाम की पहली शताब्दी शुरू हुई उसमें भिन्न भिन्न तरह की वास्तुकला पर आधारित, भिन्न भिन्न तरह की जो वास्तुकला थी उसके ऊपर आधारित मस्जिदें भी दिखाई गई हैं। बहुत सारी मस्जिद बनाई गई और मस्जिद दिखाई भी देती है, जिनकी छतें, जो मस्जिद बनती थी बेटा, जो उनके ऊपर की छतें थी वो पूरी तरह खंभों पर थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये 2 पोल है तो ये सारी की सारी छत क्या थी? इन 2 पोल के ऊपर ही निर्भर होती थी। इस मस्जिद में जब ये मस्जिद है इसमें एक विस्तृत खुला आंगन होता था जिसमें जल की व्यवस्था के लिए फवारा या जलाशय होता था। फवारा समझते हैं, फाउंटेन, जलाशय, जहाँ जल को पहले जमाने में क्या होता था, एक बहुत बड़ी जगह को खोद कर उसमें जल को एकत्रित कर लिया जाता था, जो मैंने आज भी करंट में देखे हुए हैं। मस्जिद की बाह्य दीवार के साथ, जो मस्जिद की बाहर की दीवार थी उसके साथ बरामदा तथा बीच बीच में बड़े बड़े कमरे थे। जब हमने देखा मस्जिद है उसके बाह्य साइड में एक बहुत बड़ा बरामदा था, आंगन था, और बीच बीच में बड़े बड़े कमरे भी थे। मुस्लिमों की नमाज के लिए, जो मुस्लिम लोग हैं उनकी नमाज के लिए पंक्तियों की जगह इमाम के लिए खुली जगह होती थी। अर्थात मुस्लिम जब नमाज पढ़ते थे पंक्तियों में, कहते हैं पंक्तियों की जगह इमाम के लिए खुली बहुत अधिक जगह होती थी। मस्जिद में मक्का,
मक्का का दूसरा अर्थ क्या है? किबला। क्या है? किबला। मस्जिद में मक्का की दिशा को स्पष्ट करने वाली तथा किसकी दिशा को? मक्का की दिशा को स्पष्ट करने वाली तथा मेहराब तथा नियत समय पर, जो समय नियत कर दिया जाता था अर्थात निश्चित कर दिया जाता था, मुस्लिमों को बुलाने के लिए मीनार भी होती थी। क्या होती थी? मीनार भी होती थी। यहां से खड़ा होकर कोई व्यक्ति उन्हें बुलाने की आवाज लगाता था। मीनार समझते हैं आप किसे कहते हैं बेटा? किसे बताएगा कोई स्टूडेंट्स? एक ऊंची चोटी की बात कर रहे हैं, बहुत ऊंची मीनार होती थी। और वहां पर क्या होता था? जहां से खड़ा होकर भी, उस ऊंची दीवार पे कोई खड़ा होकर भी कोई भी व्यक्ति उन्हें बुलाने की आवाज या अजान लगता था। जब उसका डेवलपमेंट हुआ स्टार्टिंग में, उसके बाद बात आती है इस्लामिक शैली की। जब इस्लामिक शैली की स्थापना हुई, जब शुरुआती प्रयोग होने के बाद, आरंभी प्रयोग होने के बाद, ये प्रयोग विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्थापित हो गए। जब शुरुआती प्रयोग हुए, उसके होने के बाद ये सारे प्रयोग विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैल गए। अब मस्जिदों की शैली को अन्य भवनों से स्वीकार कर लिया गया। जो मस्जिद थी, उनकी जो शैली थी बेटा, उनको अन्य भवनों में भी स्वीकार कर लिया गया। तो समय बीतता गया, समय के साथ साथ यह शैली मकबरों, अस्पतालों व महलों में, जो ये समय के साथ साथ यह शैली मकबरों, अस्पतालों व महलों में सामान्य हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया तो यह शैलियां भी कॉमन होती चली गई। उम्मदियों में मरुस्थलीय भवन, उम्मदियों में मरुस्थलीय भवन, अब्बासियों का, अब्बासी पढ़ा था हमने, कल भी पढ़ा था, शायद आया था। उम्मद वंश के बाद इसकी स्थापना होती है। पार्ट 3 या 4 में रीड किया था हमने, 750 ईस्वी की बात है ये। अब्बासियों के महलों, विश्राम स्थलों, मनोरंजन के जो केंद्र हैं और जो बाग हैं, उनके बीच में भवनों में भी सामान्य हो गई। इन भवनों को सजाने, चमकाने और आकर्षक बनाने के लिए एक निश्चित, जो ये भवन हैं, इनको चमकाने बनाने के लिए एक निश्चित, आकर्षक बनाने के लिए एक निश्चित व्यवस्था मुस्लिमों द्वारा अपना ली गई। प्रारंभ में पत्थर व ईंटों को तराश कर भिन्न भिन्न प्रकार के डिजाइन बनाए गए। भवनों की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी 2 नए तरीके अपनाए गए। जो भवन थे उनको सुंदर, क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि भवनों को सुंदर बनाने के लिए कौन से तरीके अपनाए गए? 2 तरीके कौन से थे? पहला था ज्यामितीय आकृतियां। जो भवन बनाए गए उसके लिए जो उन्होंने आकृति रखी वो थी बेटा ट्रायंगल, ट्रायंगल आकार की थी। और जो दूसरी रखी वो रखी उन्होंने रेक्टेंगल। तो उन्होंने इस प्रकार की आकृतियों से, ज्यामितीय आकृतियों से महल को बनाना आरंभ कर दिया गया, को महत्व दिया गया। बात करते अरबी भाषा में, अरबी भाषा में इस शैली को अरबेस्क कहा गया है। क्या कहा गया है बेटा? अरबेस्क। जब कुरान की आयतों की बात करते हैं हम रेक्टेंगल की भी, को इमारतों पर या तो उकेरा गया या फिर उनकी लिखावट बनाई गई। अर्थात जो कुरान की आयतें थी और इमारत थी, उन्हें या तो खुदेड़ दिया गया या फिर उनकी लिखावट बनाई गई। इसके बाद वनस्पति व पशु पक्षी के चित्रों को भी दीवारों पर, जैसे कि कोई भी चित्र है हमारा पशु पक्षी का, उनके चित्रों को भी कोई भी पशु पक्षी का चित्र है, उन चित्रों को भी दीवारों और फर्श के ऊपर भी छतों पर बनाया जाता था। जैसा कि आपने देखा है कि जो उनकी ज्यामितीय आकृतियां थी बेटा, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम,
जो भी थी, और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनकी दीवारों के ऊपर जो चित्र बनाए जाते थे वो किसी भी पशु या पक्षी के भी चित्र होते थे। हम इसको एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। इस पर एक छोटा सा डायग्राम और बनाएंगे इसका, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा कि जब इसका शुरुआती टाइम था तो क्या था, शुरुआती विकास, शुरुआती तौर पर ध्यान दें तो इस्लाम की पहली शताब्दी में भिन्न भिन्न तरह की वास्तुकला पर आधारित मस्जिद बनाई गई, जिनकी छतें पूरी तरह से खंभों पर आधारित थी, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा आंगन, जलाशय और फुहारा भी होता था। और जब इसके मस्जिद के बाह्य द्वार देखेंगे तो बरामदा के साथ साथ बीच में बड़े बड़े कमरे भी होते थे, और मुस्लिमों की नमाज के लिए पंक्तियों की जगह इमाम को खुली जगह दी जाती थी। जैसा कि पहला का पहला पॉइंट हमें क्लियर भी हो गया है, मस्जिद में मक्का की दिशा को स्पष्ट करने वाली मेहराब तथा एक निश्चित समय के लिए मुस्लिमों को बुलाने के लिए एक मीनार भी होती थी। जब कोई उस मीनार के ऊपर चढ़कर आवाज लगाता था तो अनजान सा लगता था। इस्लामिक शैली की जब स्थापना हुई, शुरुआती प्रयोग होने के बाद ये प्रयोग विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्थापित हो गया। अब मस्जिदों की शैली को भी अन्य भवनों में स्वीकार कर लिया गया। समय के साथ साथ यह शैली मकबरों, अस्पतालों व महलों में भी सामान्य हो गई। उम्मतों में मुस्तलिया भवनों, आवासियों के महलों और विश्राम स्थल, मनोरंजन भवन, आभासी महल और बागों के बीच बीच ये सारी बातें भी भवनों में सामान्य थी। जब इन भवनों को सजाने और चमकाने की आकर्षक बनाने के लिए एक निश्चित व्यवस्था मुस्लिम द्वारा अपना ली गई। प्रारंभ में पत्थर व ईंटों को तराश कर भिन्न भिन्न प्रकार के डिजाइन बनाए गए, जैसे कि भवनों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए दो नए तरीके भी अपनाए। ज्यामिति आकृतियां किस प्रकार की होती थी, जो उनके भवनों की शेप होती थी वो ट्रायंगल या चतुर्भुज आकार में होती थी, जैसा कि ट्रायंगल चित्र में भी दिखाया गया है। अरबी भाषा में इस शैली को अरेबेस्क कहा जाता है। सभी विद्यार्थी इसको अंडरलाइन भी कर लें कि अरबी भाषा में इस शैली को अरेबेस्क कहा गया है। कुरान की आयतों को इमारतों पर या तो घेरा गया था या फिर उनकी लिखावट बनाई गई। इसके बाद वनस्पति, पशु पक्षियों के चित्र, जैसे कि पशु का चित्र आपके सामने बनाया गया है, दीवारों पर या फर्श पर, छतों पर भी बनाया जाता है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इनके जो पर्दे या गलीचे होते थे वो चमड़े की भिन्न भिन्न आकृतियों का प्रयोग में लाए जाते थे। शुरुआती विकास और इस्लामिक शैली की स्थापना के बाद क्या हुआ कि अरब क्षेत्र में जो धर्म, समुदाय व राज्य है उसको कैसे दर्शाया गया कि पैगंबर मोहम्मद के समय में धर्म, समुदाय और राज्य तीन क्षेत्रों में बांट दिया गया, और जैसे कि तीनों को अलग अलग वृत्तों में भी दर्शाया गया है। किस किस में? धर्म का क्षेत्र पड़ता है बीच का, राज्य साइड में और समुदाय इस साइड। एक तरफ तो समुदाय रह जाता है और एक तरफ राज्य धर्म क्या था। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि धर्म, समुदाय के लोग इस धर्म को मानते थे और राज्य के लोग भी इस धर्म को ही मानते थे। उसमें से उन्होंने इसकी एक रेशो बना दी गई है और इसका एक चित्र भी अंकित कर दिया गया है। शुरुआती विकास और इस्लामिक शैली के स्थापना के बाद आज हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मानव सभ्यता का इतिहास, जो मानव सभ्यता का इतिहास है, वह 7वीं शताब्दी में प्रारंभ एक नया धर्म जुड़ गया। जो इस धर्म के संस्थापक थे वो थे पैगंबर मोहम्मद। कौन थे बेटा? पैगंबर मोहम्मद, जिन्होंने अरब क्षेत्र में विचारधारा का प्रचार किया और जीवन भी बिताया। कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं बेटा? ये अरब क्षेत्र।
अरब क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि अरब क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, पिछड़े अरब क्षेत्र में उनके विचार कार्य से धर्म, समुदाय व राज्य तीनों का एक उदय भी हुआ और एक प्रारंभ में इन तीनों को एक वृत्त दिखाई पड़ता है। प्रारंभ में क्या करते हैं हम तीनों में से देखेंगे तो एक वृत्त की वृत्त दिखाई पड़ता है, परंतु लेकिन पैगंबर मोहम्मद बाद में ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। शुरू में तो एक वृत्त था, बाद में इसके तीन वृत्त बन गए, तीनों वृत्त अलग अलग हो जाते हैं। नाम के लिए राज्य पर धर्म का आवरण जरूर रहा, लेकिन राजतंत्र प्रणाली का भी स्थापना रही और आपस में एक दूसरे को कमजोर करने के लिए गृह युद्ध तथा बाद में राज्य का सल्तनतों में विखंडन, कुछ इस तरह के पहलू भी थे जो मौलिक इस्लाम एवं पैगंबर मोहम्मद की विचारधारा से मेल नहीं खाते थे। दूसरी ओर जब समुदाय धर्म के नाम पर एक दूसरे से अलग नहीं हो सके तो बीचों बीच कुछ दार्शनिक व जो सूफी संत थे इन्होंने दिशा में एक कार्य करना भी अवश्य शुरू किया। इस प्रकार राज्य व धर्म निरंतर अपना रूप लेते गए। इसी के अनुरूप संस्कृति ने भी अपना एक अस्तित्व बनाया तथा बाद में विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में फैली। जैसा कि आपको पता है डेवलपमेंट ऑफ द आर्किटेक्चर में आज हमने पढ़ा कि उसका शुरुआती विकास कैसा रहा और इस्लामिक रूप, और उसके बाद क्या था कि अरब क्षेत्र में जो धर्म समुदाय है उसमें क्या क्या हुआ। धर्म स्टार्टिंग में पैगंबर मोहम्मद के समय में एक ही वृत्त के अंदर था, लेकिन बाद में इसके टुकड़े होते गए, जैसे कि तीनों के तीनों क्षेत्रों में ये बट गया। जैसा कि बताया भी गया है कि पिछड़ा अरब क्षेत्र में अनेक प्रकार के कार्य, एक नए धर्म और एक समुदाय का भी उदय हुआ। लेकिन पैगंबर मोहम्मद के बाद ये तीनों अलग अलग हो कब ये तीनों कब अलग होते हैं? पैगंबर मोहम्मद के समय के बाद कब होते हैं? बाद में ये तीनों के तीनों अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं, लेकिन जो पैगंबर मोहम्मद है बाद में तीनों को अलग हो जाते। नाम के लिए यह एक राज्य धर्म का आवरण तो जरूर रहा, लेकिन राजतंत्र का नहीं, बल्कि प्रणाली की स्थापना में एक दूसरे को कमजोर करने के लिए एक दूसरे को क्या करना चाहते थे? कमजोर करना चाहते थे। तो उनके लिए गृह युद्ध तथा बाद में राज्यों का सल्तनतों में विखंडन कुछ इस तरह हुआ कि जो मौलिक इस्लाम है और पैगंबर मोहम्मद है की विचारधारा से मेल नहीं खाते थे। दूसरी ओर समुदाय व धर्म एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सका और बीचों बीच में कुछ दार्शनिक सूफी संतों ने इस दिशा में कार्य तो अवश्य किया, लेकिन इस प्रकार राज्य धर्म निरंतर रूप लेते गए। इसी के जो अनुरूप थे वो बाद में विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में भी फैल गए। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि इस्लाम का उदय व विस्तार क्लास 1 क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 4 है। ये 4 चला हुआ है काफी दिन से। पार्ट 7 आज हमने डिस्कस किया है और सही विद्यार्थियों को फिर बताना चाहते हैं कि आप पिछली वीडियो जरूर देखें। इसका जो पिछला लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने परिवार का भी, और घर पर अच्छे से अच्छा आप इसको राइट करें बेटा और नोट्स भी बनाएं। ठीक है, अब पुस्तक जरूर पढ़ें घर पे बैठकर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।